प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है एम्ब्रियो रेस्क्यू, या इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रूण बचाव। तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसा अपरिपक्व या कमजोर भ्रूण जो नष्ट हो सकता है, यानी इमेच्योर या वीक एम्ब्रियो जो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो एम्ब्रियो या भ्रूण होगा वो अपने आप नए पौधे में विकसित नहीं हो सकता, अपने आप न्यू प्लांट को डेवलप नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं अभी, ऐसे भ्रूण को या ऐसे एम्ब्रियो को उत्तक संवर्धन तकनीक के द्वारा या टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा उसको डेवलप करते हैं, किसके अंदर, एक स्वस्थ पौधे के अंदर या हेल्दी प्लांट के अंदर उसको विकसित कर लेते हैं। और ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू कहलाती है। ठीक है, अब जब वाइड हाइब्रिडाइजेशन होता है या दूरस्थ संकरण होता है, ये क्या होता है? दो अलग अलग जातियों के मध्य जो क्रॉस है वो संकरण कहलाता है। तो इसमें भ्रूण को पोषण देने के लिए जो भ्रूणपोष होता है, या हम इंग्लिश में कहें तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए जो एंडोस्पर्म होता है वो सही प्रकार से डेवलप नहीं हो पाता, सही प्रकार से उसका विकास जो है वो नहीं हो पाता, जिस कारण भ्रूण को सही पोषण या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, और इसी वजह से जो भ्रूण या एम्ब्रियो है उसके नष्ट होने की या डिस्ट्रॉय होने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव प्रक्रिया के अंदर हम लोग कृत्रिम पोषक माध्यम, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिशन मीडियम है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये पोषक माध्यम या न्यूट्रिटिव मीडियम जो है ये भ्रूणपोष के विकल्प का कार्य करता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म है उसके ऑप्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म एम्ब्रियो या भ्रूण को पोषण देता है, उसी प्रकार से हमारा जो कृत्रिम पोषक माध्यम होगा या आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम होगा ये भी पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको? एम्ब्रियो को। ठीक है, इससे होगा क्या, जो भ्रूण का विकास है या डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो बिना रुके कंटिन्यूअसली लगातार चलता रहता है। चलिए अब इसकी प्रिंसिपल या सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है या भ्रूण विकास है वो 3 स्टेजेस के अंदर या 3 अवस्थाओं के अंदर होता है। ठीक है, और पोषण आवश्यकता जो है, यानी कि न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो उसी के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यानी इन अवस्थाओं के अनुसार जो है वो चेंज होती रहती है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी स्टेजेस हैं या अवस्थाएं हैं? सबसे पहली है विषम पोषी अवस्था या हेट्रोट्रॉफिक फेज। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है या प्रारंभिक अवस्था होती है एम्ब्रियो रेस्क्यू की। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन के लिए या पोषण के लिए निर्भर रहता है, किसके ऊपर? भ्रूणपोष व मात्रक उत्तक पर निर्भर रहता है। ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो पोषक पदार्थ कहाँ से लेगा? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म से, या फिर जो मदर टिश्यू होता है, मात्रक उत्तक होता है, उससे ये पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? विषम पोषी अवस्था या हेट्रोट्रॉफिक फेज। दूसरी अवस्था आती है स्वपोषी अवस्था या ऑटोट्रॉफिक फेज। इस अवस्था में क्या होता है, जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों के निर्माण के लिए उपापचय क्षमता विकसित कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो की सेल्स होती हैं या भ्रूण की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है, जिससे उसकी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो जितने भी पोषक पदार्थ रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, वृद्धि के लिए या ग्रोथ के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, उसका निर्माण या संश्लेषण जो है या सिंथेसिस जो है वो अपनी सेल्स या कोशिकाओं के अंदर ही करना शुरू कर देता है। तो इससे होता क्या है, अभी धीरे धीरे जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है वो क्या हो जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है या आत्मनिर्भर हो जाता है। ठीक है, यह है दूसरी फेज, स्वपोषी अवस्था या ऑटोट्रॉफिक फेज। उसके बाद तीसरी आती है मध्यस्थ अवस्था, या इसको इंटरवीनिंग फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अवस्था जो है वो विषमपोषी व स्वपोषी जो अवस्थाएं हैं उनके मध्य की अवस्था होती है या मिडल की फेज होती है। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होती है या नाजुक अवस्था होती है। ठीक है, इसमें जो पोषक आपूर्ति होती है या न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई होती है वो अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, यानी कि चेंज होती रहती है। इसका क्या मतलब है, यानी जो भ्रूण है
वो पहले किस पर निर्भर होता है, मात्रक ऊतक के ऊपर यानी मदर टिश्यू के ऊपर, ठीक है। अब वो किस पर निर्भर होने लगता है, खुद के ऊपर, यानी आत्मनिर्भर बनने लगता है। तो इस प्रकार से ये चेंज होती है बहुत ही शीघ्रता के साथ, तो अत्यधिक परिवर्तनशील होती है, जो अधिकतर पादप जाति पर निर्भर करती है। तो ये जो स्टेज है इंटरवेनिंग फेज, ये किस पर डिपेंड करती है, प्लांट स्पीसीज के ऊपर या पादप जाति के ऊपर। एक पादप जाति से दूसरी पादप जाति में ये परिवर्तित होती रहती है। तो ये 3 फेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम तुलना करें मैच्योर एम्ब्रियो और इमेच्योर एम्ब्रियो की, यानी परिपक्व भ्रूण और अपरिपक्व भ्रूण की, तो जो परिपक्व भ्रूण होते हैं उनकी तुलना में जो अपरिपक्व भ्रूण हैं यानी इमेच्योर जो एम्ब्रियोज होते हैं, वो उनके संवर्धन के लिए या कल्चर के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या अधिक जटिल माध्यम या मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी अपरिपक्व भ्रूण या इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए जटिल माध्यम या कॉम्प्लेक्स मीडियम चाहिए, जबकि जो परिपक्व भ्रूण होते हैं यानी कि मैच्योर एम्ब्रियोज होते हैं, उनके लिए सिंपल मीडियम या सरल माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भ्रूण के पूर्ण विकास के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभी कई बार एक माध्यम से निकालकर दूसरे माध्यम में स्थानांतरित करना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि माध्यम के अंदर जो भी पोषक पदार्थ होते हैं वो एक निश्चित मात्रा के अंदर होते हैं, ठीक है। तो उनका यूटिलाइजेशन या उनका जो उपयोग है वो लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आ जाती है मीडियम या माध्यम के अंदर। तो फिर हमें भ्रूण के विकास को लगातार चलाते रहने के लिए हमें उस भ्रूण को निकालकर कहाँ डालना पड़ता है, एक नए माध्यम के अंदर उनको स्थानांतरित करना पड़ता है, ताकि जो भ्रूण है उसको लगातार पोषक पदार्थ मिलते रहें। तो जो नया माध्यम होता है उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इसलिए हम लोग फास्ट डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का या भ्रूण का वो लगातार चला सकते हैं। तो इसीलिए हमें इसकी सब कल्चरिंग करनी पड़ती है, इसको सब कल्चरिंग या उपसंवर्धन बोल देते हैं। चलिए, अब एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव के लिए कौन कौन से फैक्टर्स या कारक आवश्यक होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो माध्यम या मीडियम। तो भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए हम लोग कौन सा माध्यम यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर हम लोग MS माध्यम जो है वो यूज किया जाता है, या फिर B5 जो माध्यम है इसका भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, माध्यम का प्रकार, यानी कौन सा माध्यम हमें चूज करना है या सेलेक्ट करना है, मीडियम जो है यानी MS और B5 में से कौन सा सेलेक्ट करना है। वह घटक यानी जो कंपोनेंट्स हैं मीडियम के अंदर कौन कौन से हमें कंपोनेंट्स डालने हैं, ठीक है। कौन से उसके अंदर विटामिन होने चाहिए, कौन सा कार्बन सोर्स होना चाहिए, ये सब है ना, ये घटक आ जाते हैं, कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, भ्रूण विकास की अवस्था पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो अपनी कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर है, उसकी जो विकासीय अवस्था है वो कौन सी है, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर भ्रूण विषमपोषी अवस्था में है, जो एम्ब्रियो है वो हिट्रोट्रॉफिक फेज के अंदर है, तो हमें जटिल माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कॉम्प्लेक्स जो मीडियम होगा उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें मीडियम के अंदर जो घटक हैं या कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में और कई प्रकार के ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स या घटक आ जाते हैं, जैसे ग्लूटामिन व एस्पार्जिन, ये दोनों के दोनों क्या हैं अभी, अमीनो अम्ल हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा विभिन्न विटामिन्स, बहुत सारे विटामिन्स हमें डालने पड़ेंगे माध्यम के अंदर। इसके अलावा कैसीन हाइड्रोलाइसेट, ये जो कैसीन हाइड्रोलाइसेट है इसके अंदर बहुत सारे अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो अमीनो एसिड से ये क्या होता है, प्रचुर होता है या भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो कई बार हम लोग मीडियम के अंदर या माध्यम के अंदर करते हैं। इसके अलावा सुक्रोज जो है कार्बन स्रोत के रूप में, है ना, जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा होगा, सुक्रोज होगा। इसके अलावा सुक्रोज का उपयोग ऑस्मेटिकम के रूप में भी किया जाता है, जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन है मीडियम की उसको बनाए रखने के लिए भी सुक्रोज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन स्रोत के लिए, है ना, नाइट्रोजन की कंटिन्यूअस सप्लाई जो है वो रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए अमोनियम नाइट्रेट हम लोग माध्यम के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा
नारियल का द्रव भ्रूणपोष, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है, तो नारियल का पानी आपने पिया होगा। अब माध्यम के अंदर जो एमिनो एसिड्स है डिफरेंट टाइप के, विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, इसके अलावा शर्करा यानी शुगर है, वृद्धि नियामक ग्रोथ रेगुलेटर्स आदि जो है उनकी सप्लाई करने के लिए हम लोग इस लिक्विड एंडोस्पर्म या द्रव भ्रूणपोष का उपयोग करते हैं। इस द्रव भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है जो कि कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने का कार्य करता है, सेल डिवीजन की रेट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है या वृद्धि दर है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए सामान्यतः वृद्धि नियामकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो हम लोग मीडियम के अंदर डायरेक्टली नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर डाल देंगे तो वो कैलस निर्माण को प्रेरित कर देते हैं, जिससे कैलस का जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमें कैलस निर्माण जो है वो प्रेरित नहीं करवाना है, इंड्यूस नहीं करवाना है, इसलिए हम लोग वृद्धि नियामक या ग्रोथ रेगुलेटर्स को माध्यम के अंदर नहीं डालते हैं। इसके अलावा भ्रूण वृद्धि के लिए यानी एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए पीएच जो है माध्यम की वो कितनी रखी जाती है, 5 से 7.5। तो मिनिमम 5 होनी चाहिए और अधिकतम जो है वो 7.5। तो इसके बीच में कहीं पर भी पीएच का मान जो है वो हो सकता है। इसके अलावा हम लोग बात करें जो स्वपोषी अवस्था होती है यानी कि ऑटोट्रॉफिक जो फेज होती है एम्ब्रियो की, उसके लिए हम लोग जो मीडियम लेते हैं या माध्यम लेते हैं वो कैसा होता है, सिंपल टाइप का होता है या सरल टाइप का होता है। इसका मतलब उसके अंदर जो घटक या कंपोनेंट्स हैं वो कम मात्रा के अंदर और कम संख्या के अंदर हमें मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंकुरण के लिए सुक्रोज युक्त सरल अकार्बनिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम एम्ब्रियो जो है भ्रूण जो है उसका अंकुरण करवाना चाहते हैं, जर्मिनेशन करवाना चाहते हैं, तो सुक्रोज माध्यम के अंदर होनी चाहिए, है ना, और सिंपल मीडियम या माध्यम होना चाहिए जिसके अंदर अकार्बनिक जो तत्व हैं या एलिमेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। दूसरा कारक आता है ताप व प्रकाश, टेम्परेचर एंड लाइट। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अगर अपने रबी फसलों की बात कर लें तो रबी क्रॉप्स के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमें लो टेम्परेचर या कम तापमान की आवश्यकता होती है। जबकि अगर अपने खरीफ क्रॉप्स की बात कर लें तो उसके अंदर भ्रूण विकास या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए हाई टेम्परेचर या उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इमेच्योर जर्मिनेशन को रोकना चाहते हैं, ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं असामयिक अंकुरण या प्री मैच्योर जर्मिनेशन इसको बोल देते हैं, यानी भ्रूण जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है और उसका जर्मिनेशन अगर हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, असामयिक अंकुरण या प्री मैच्योर जर्मिनेशन बोल देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो हेल्दी प्लांट है या स्वस्थ पौधा है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी शुरू के अंदर जो संवर्धन या कल्चर होता है हमारा, उसको डार्क के अंदर यानी अंधेरे के अंदर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अंधेरे में कितने टाइम तक रखते हैं, 1 से 2 सप्ताह तक रख देते हैं, यानी 1 to 2 वीक्स। ठीक है, और उसके पश्चात हम लोग पर्णहरित निर्माण के लिए यानी क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए, है ना, ताकि उसके स्टेम के अंदर, उसकी पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल है या पर्णहरित है वो विकसित हो सके। ठीक है, तो उसके लिए इसको कहाँ रख देते हैं, उसके बाद 1 से 2 सप्ताह के बाद इसको लाइट के अंदर या प्रकाश के अंदर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे भ्रूण बचाव की सामान्य विधियां, जनरल जनरल एम्ब्रियो रेस्क्यू प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर 3 मेन प्रोसीजर आते हैं या विधियां आती हैं, भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर, दूसरा है बीजांड संवर्धन या ओव्यूल कल्चर, और तीसरा है अंडाशय संवर्धन या ओवरी कल्चर। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है या विधि है, ये भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू की बहुत ही कॉमन मेथड है या बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, यानी ज़्यादातर इसी विधि का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी भ्रूणों को निकाल कर, है ना, जो एम्ब्रियो होता है उसको निकाल लेते हैं, किसके अंदर से, सीड या बीज के अंदर से, और उसको डायरेक्टली हम लोग सीधे ही किस पर स्थानांतरित कर देते हैं, संवर्धन माध्यम पर स्थापित कर दिया जाता है या कल्चर मीडियम के ऊपर स्टैब्लिश कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो पेट्री डिश के अंदर जो कि 10 सेंटीमीटर इसका साइज है, इसके ऊपर ठोस अगार माध्यम इसके अंदर डाला गया है जो कि 25 ml इसकी अमाउंट होनी चाहिए, और इसके अलावा सुक्रोज या एबीए जो है वो भी इसके अंदर डाला जाता है, और
तरुण भ्रूण आप लोग देख सकते हो, यंग एम्ब्रियोज जो है इसके ऊपर एस्टैब्लिश हमने कर दी हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कहाँ की जाती हैं? स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर या निर्जमित परिस्थितियों में की जाती हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं? अभी सबसे पहले ऐसे फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं या ऐसे फलों को एकत्रित करते हैं जिनमें परागण या जो पॉलिनेशन है, ठीक है, वो नियंत्रित हो यानी कंट्रोल्ड हो। तो यानी ऐसे पौधे या प्लांट्स जिनमें पॉलिनेशन या परागण को हमने कंट्रोल किया हो अपने मुताबिक, ठीक है। तो ऐसे पौधों से हम लोग फलों को एकत्रित कर लेते हैं, फ्रूट्स को एकत्रित कर लेते हैं जिन फ्रूट्स के अंदर जो भ्रूण है वो नष्ट होने की संभावना होती है, यानी एम्ब्रियो जो है वो डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग बिफोर टाइम, समय से पहले ही एकत्रित कर लिया जाता है। समय से पहले का क्या मतलब है? यानी जो भ्रूण है वो नष्ट ना हो या एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उससे पहले ही हम लोग फ्रूट्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अभी बीजों को निकाल लेते हैं फ्रूट्स के अंदर से, है ना। और ये जो बीज या सीड होते हैं इनके अंदर जो अपरिपक्व भ्रूण होता है या इमेच्योर एम्ब्रियोज होता है ना, भ्रूण या एम्ब्रियो होगा वो अपरिपक्व होगा या इमेच्योर होगा, यानी अभी पूरी तरह से वो मैच्योर नहीं हुआ होगा। तो वो क्या होता है? निर्जमित अवस्था के अंदर होता है, स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर होता है, क्योंकि वो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर या बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं आया होता है। तो इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि ये निर्जमित या स्टेरलाइज्ड होता है, ठीक है। इसीलिए इसके हमें बाहर से निर्जमीकरण करने की या स्टेरलाइजेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। कुछ मामलों के अंदर यानी कुछ केसेस के अंदर हम लोग ये मान सकते हैं कि संपूर्ण अंडाशय जो होता है, यानी जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर क्या होता है? अभी सीड्स होते हैं या बीज होते हैं, या हम कह सकते हैं ओव्यूल्स या बीजांड होते हैं, और इन बीजांडों के अंदर ही भ्रूण जो है अपरिपक्व भ्रूण या मैच्योर एम्ब्रियो पाया जाता है। तो कुछ केसेस के अंदर जो संपूर्ण अंडाशय होता है या कंप्लीट ओवरी होती है उसका सरफेस स्टेरलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, सतही निर्जमीकरण उसका किया जाता है। तो ये कुछ ही केसेस में होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में जो एम्ब्रियो या भ्रूण है वो स्टेरलाइज्ड होता है या निर्जमीकृत होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? अभी भ्रूण या एम्ब्रियो को बीज से निकाल लेते हैं, सीड के अंदर से उसको रिमूव कर लेते हैं, और उसके तुरंत बाद ही, ठीक है ना, इमीडिएटली आफ्टर हम लोग क्या करते हैं? माध्यम के ऊपर उसको स्थापित कर दिया जाता है, सीधे ही माध्यम पर उसको स्टैब्लिश कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है वो ड्राई नहीं होता या सूखता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो भ्रूण निकालते हैं वो कौन सी अवस्था के अंदर होने चाहिए? तो इसमें दो स्टेजेस हैं, हृदयनुमा, एक तो हृदयनुमा या हर्ट स्टेज जो एम्ब्रियो है वो हम लोग लेते हैं, और साथ में ये कैसा होना चाहिए? तरुण भ्रूण होना चाहिए, यानी कि यंग एम्ब्रियो होना चाहिए, है ना। एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर नहीं हुआ होना चाहिए, यंग होना चाहिए, और साथ में हृदयनुमा यानी हर्ट शेप्ड होना चाहिए, या हर्ट स्टेज जो है उसका एम्ब्रियो होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग रिमूव करते हैं, निलंबक सहित साबुत निकालना चाहिए, है ना। निलंबक का मतलब क्या होता है? इसका सस्पेंसर, इसका स्टॉक या व्रंत होता है, उसको निलंबक या सस्पेंसर बोल देते हैं। तो वो हमें साथ में रिमूव करने हैं इंटैक्ट कंडीशन के अंदर। साबुत का मतलब क्या होता है? इंटैक्ट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं बीजांड संवर्धन या ओव्यूल कल्चर। तो बहुत अधिक छोटे बीज वाली जातियों से, ठीक है, यानी ऐसी प्लांट स्पीसीज या पादप जातियां जिनके बीज बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे राई है, तो राई का ग्रेन देखा होगा आपने, बहुत छोटा होता है। सरसों है, मस्टर्ड, उसका ग्रेन भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। वह बहुत अधिक तरुण भ्रूणों को, है ना, बहुत ज्यादा यंग एम्ब्रियोज को हमें रिमूव करना सीड के अंदर से कठिन होता है, ठीक है। तो भ्रूण को निकालते समय होता क्या है इनमें? जब भी हम लोग एम्ब्रियो को निकालते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर, तो एम्ब्रियो नष्ट हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो उसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा जो है वो बना रहता है। तो हम क्या चाहते हैं? कि क्षतिग्रस्त ना हो, एम्ब्रियो जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीजांड के अंदर ही इसको रहने दिया जाता है, ओव्यूल के अंदर ही इसको, एम्ब्रियो को रहने दिया जाता है, और इसके अंदर ही इसका क्या कर देते हैं? संवर्धन या कल्चर कर लेते हैं। तो इस तकनीक को हम लोग क्या बोलेंगे? ओव्यूल कल्चर या बीजांड संवर्धन।
तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो भी हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडियम लेते हैं। ये मीडियम जो है वो ठोस भी हो सकता है या द्रव भी हो सकता है। तो ये संवर्धन ट्यूब होती है और इस संवर्धन ट्यूब को हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर झुकाते हैं, इसको बेंड करते हैं और फिर इसकी सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर एक स्पैचुला की हेल्प से हम लोग स्टेरलाइज्ड जो ओव्यूल होता है या निर्जमित बीजांड जो होता है उसको एस्टैब्लिश कर देते हैं या स्थापित कर देते हैं। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हैं वो स्टेरलाइज्ड कंडीशंस के अंदर या निर्जमित परिस्थितियों के अंदर की जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इसमें फ्लावर्स को कलेक्ट किया जाता है ना, ऐसे पौधे या प्लांट्स जिनको हमने लेबोरेटरी के अंदर कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर नियंत्रित परागण उनमें करवाया है, कंट्रोल्ड पॉलिनेशन उन पौधों में करवाया है। उन पौधों के हम लोग उन पुष्पों को सेलेक्ट करते हैं या उन फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं जिनके अंदर जो भ्रूण बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर निषेचन के पश्चात जो भ्रूण बनेगा वो नष्ट होने की संभावना रहती है ना, जो एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो उन फ्लावर्स को हम लोग निषेचन के तुरंत बाद यानी इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं अभी, अंडाशय जो होता है उसका सतही निर्जमीकरण किया जाता है, जो ओवरी है उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो बीजाणु उपस्थित होते हैं या ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनको निकाल लिया जाता है, उनको रिमूव कर लेते हैं और सुइटेबल मीडियम के ऊपर या उपयुक्त माध्यम के ऊपर उसको स्टैब्लिश या स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। बड़े बीज वाली जातियों की बात कर लेते हैं, जो लार्ज साइज के सीड्स होते हैं जिन प्लांट स्पीसीज के अंदर, ठीक है। उनमें केवल एक ही बीज होता है, मान लीजिए उनके अंदर केवल एक ही सीड है फ्रूट के अंदर या एक फ्लावर से केवल एक ही सीड बनेगा। उनमें जो बीजांड संवर्धन है या ओव्यूल कल्चर है वो आसानी से हो जाता है, इजीली हो जाता है और बहुत ही कम टाइम में, यानी लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आसानी से हो जाता है ये। लेकिन अगर बीज बहुत छोटे हैं किसी पादप जाति के या प्लांट स्पीसीज के, तो उनके अंदर जो बीज हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में बनते हैं फ्रूट के अंदर, यानी एक पुष्प से बहुत सारे बीज बनेंगे या सीड्स बनेंगे। तो उनमें जो ओव्यूल कल्चर है या बीजांड संवर्धन है वो हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है या कठिन होता है, और इसके अंदर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो अधिक समय लेता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा आता है अभी अंडाशय संवर्धन या ओवरी कल्चर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी इसमें भी हम लोग पुष्प जो है या फ्लावर्स जो है उनको कलेक्ट करते हैं। कौन से पौधों से, जिन पौधों के अंदर हमने नियंत्रित परागण करवाया है या कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करवाया है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो उन पुष्पों को कलेक्ट करते हैं या उन फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं जिनके अंदर भ्रूण के नष्ट होने की संभावना रहती है या एम्ब्रियो जो है उनके अंदर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, निषेचन के तुरंत बाद ही हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन पुष्पों में से जो अदर पार्ट्स होते हैं, अन्य भाग होते हैं, यानी कि अंडाशय को छोड़कर हमें ओवरी को लेना है। तो ओवरी के अलावा जितने भी फ्लावर के अंदर अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे उसके कैलिक्स हैं, ठीक है, कोरोला है, जो स्टामेंस हैं, उन सबको हटा दिया जाता है, ठीक है। अब हम इस अंडाशय का या इस ओवरी का सरफेस स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं, सतही निर्जमीकरण कर लेते हैं और इसको माध्यम के ऊपर, उपयुक्त माध्यम पर या सुइटेबल मीडियम के ऊपर इसको एस्टैब्लिश कर देते हैं या स्थापित कर देते हैं। अब जो अंडाशय या ओवरी होती है उसको मीडियम के ऊपर इस प्रकार से स्टैब्लिश किया जाता है या इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि जो पुष्पव्रंत होता है, ठीक है, पुष्पव्रंत या इसको पेडिसेल बोल देते हैं, ये अंडाशय के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ओवरी के साथ लगा हुआ रहता है। तो ये पुष्पव्रंत माध्यम के अंदर रहना चाहिए। हम लोग इस प्रकार से ओवरी को स्टैब्लिश करते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप भी, एक कल्चर ट्यूब है हमारे पास, संवर्धन ट्यूब है जिसके अंदर ठोस या द्रव माध्यम हम लोग ले सकते हैं और इसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर झुकाते हैं, बेंड करते हैं और एक स्पैचुला की हेल्प से हम लोग स्टेरलाइज्ड ओवरी को या निर्जमित अंडाशय को स्थापित कर देते हैं, किसके ऊपर, माध्यम के ऊपर, ठीक है। तो प्रयोग के अंत में जो अंडाशय होता है या ओवरी होती है वो एक हेल्दी प्लांट के अंदर या एक नए पौधे में डेवलप हो जाता है या विकसित हो जाता है। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस के बारे में कि एम्ब्रियो रेस्क्यू जो है उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है भ्रूण अपघटन को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन,
दूसरा है बीज प्रसुप्तावस्था से बचाव, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। तीसरा है जनन चक्र को छोटा करना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। चौथा है बीज बंध्यता से बचाव, ओवरकमिंग सीड स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भ्रूण अपघटन को रोकना या प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो एबॉर्शन। तो वाइड हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण में हम लोग क्या करते हैं अभी, अंतराजातीय व अंतरावंशीय दो तरह के क्रॉसेस होते हैं। अंतराजातीय का क्या मतलब है, दो एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस करवाते हैं। अंतरावंशीय का मतलब होता है दो अलग अलग वंशों की जातियों के मध्य क्रॉस या संकरण करवाया जाता है। तो इन प्रोग्रामों के अंदर अनिश्चितता बाधाओं के कारण, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स होते हैं कुछ, ठीक है, इन बैरियर्स की वजह से भ्रूण का अपघटन हो सकता है या एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिकम्पोजिशन हो सकता है भ्रूण का। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण का प्रयोग है वो असफल हो जाएगा या अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो भ्रूण बचाव से अगर हम एम्ब्रियो का रेस्क्यू कर लें तो इस समस्या का निवारण किया जा सकता है, ये जो प्रॉब्लम है इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो भ्रूण बचाव तकनीक के उपयोग से अनेक दूरस्थ संकर प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। एम्ब्रियो रेस्क्यू का हमने उपयोग किया किसके अंदर, दूरस्थ संकरण के अंदर या वाइड हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और प्रतिरोधी लक्षण विकसित करने के उद्देश्य से दूरस्थ संकरण कराया गया था। यानी हमने बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर प्रतिरोधी लक्षण या रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त की है। इसको हम लोग एक टेबल के अंदर देखेंगे। इस टेबल में देख सकते हो आप डिस्टेंट प्लांट स्पीसीज क्रॉस्ड, ठीक है, दो अलग अलग जातियों के मध्य क्रॉस करवाया गया है। तो एक तरफ क्रॉस हम लोग देखेंगे और दूसरी तरफ कौन सी रेजिस्टेंस ट्रेट या हम कह सकते हैं कौन सा प्रतिरोधी लक्षण जो है उसमें विकसित किया गया है, किसके उपयोग से, एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण बचाव और वाइड हाइब्रिडाइजेशन यानी दूरस्थ संकरण के उपयोग से। सबसे पहले देख सकते हो आप ओराइजा स्टाइवा का ओराइजा माइन्यूटा के साथ क्रॉस करवाया गया और बैक्टीरियल ब्लाइट एंड ब्लास्ट के प्रति रोधिता या रेजिस्टेंस डेवलप किया गया। दूसरा सोलेनम ट्यूबरोसम का क्रॉस करवाया गया सोलेनम एटुब्रोसम के साथ, और पोटैटो लीफ रोल वायरस जो होता है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या रोधिता विकसित की गई। तीसरा सोलेनम मेलोंजिना का क्रॉस करवाया गया सोलेनम खासियनम के साथ, और ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर जो होता है जो कि एक इंसेक्ट है इसके अगेंस्ट रोधिता या रेजिस्टेंस डेवलप की गई। नेक्स्ट है ब्रेसिका नेपस का ब्रेसिका ओलेरेशिया के साथ क्रॉस करवाया गया और कैबेज एफिड होता है एक, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या रोधिता जो है वो विकसित की गई। नेक्स्ट है लाइकोपर्सिकोम एस्कुलेंटम का क्रॉस लाइकोपर्सिकोन पेरुवियनम के साथ करवाया गया, ठीक है, और वायरस फंजाई एंड निमेटोड्स इनके प्रति रोधिता जो है या रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप की गई। नेक्स्ट है हॉर्डम सेटाइवम, इसका क्रॉस हॉर्डम वुल्गेर के साथ करवाया गया और पाउडरी मिल्ड्यू एंड स्पॉट ब्लॉट जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस या रोधिता जो है वो विकसित की गई। और लास्ट आता है टिटिकम मेस्टाइवम का क्रॉस करवाया गया था किसके साथ, थाइनोपायरम सिरपियम के साथ, ठीक है। तो सॉल्ट टॉलरेंस यानी लवण सहिष्णुता जो है उसका गुण जो है वो विकसित किया गया था। तो ये जितने भी रेजिस्टेंट ट्रेट्स या रोधी लक्षण जो है क्रॉप्स के अंदर या फसलों के अंदर विकसित किए गए हैं, इसमें भ्रूण बचाव या एम्ब्रियो रेस्क्यू का विशेष योगदान है। दूसरा आता है बीज प्रसुप्तावस्था से बचाव, ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। तो जो सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्तावस्था होती है वो अनेक कारकों के द्वारा या बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा ये डेवलप की जा सकती है या उत्पन्न की जा सकती है। तो कौन कौन से हैं अभी, सबसे पहला है अंतरजात अवरोधक या एंडोजीनस इनहिबिटर्स। दूसरा है भ्रूण अपरिपक्वता या एम्ब्रियो इमेच्योरिटी। तीसरा है विशिष्ट प्रकाश व तापमान आवश्यकताएं यानी स्पेसिफिक लाइट एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स। और चौथा है शुष्क भंडारण आवश्यकताएं या ड्राई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। तो बीज प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी जो है उसमें होता क्या है, बीज का अंकुरण नहीं होता, ठीक है, जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो
कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बीज प्रसुप्तावस्था बनी रहती है, सीड डोरमेंसी बनी रहती है, यानी बीज का अंकुरण नहीं होता। सबसे पहला इसमें अंतर्जात अवरोधक यानी एंडोजीनस इनहिबिटर्स। इसका मतलब बीज के अंदर ही कुछ ऐसे अवरोधक या इनहिबिटर्स होते हैं जो कि बीज को अंकुरित होने से रोकते हैं। भ्रूण अपरिपक्वता या एम्ब्रियो इमेच्योरिटी, इसका मतलब बीज के अंदर जो भ्रूण है वो अभी तक पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व नहीं हुआ है। जब तक वो परिपक्व या मैच्योर नहीं होगा तब तक उसका अंकुरण या जर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सीड डोरमेंसी या बीज प्रसुप्तावस्था बनी रहेगी। तीसरा, विशिष्ट प्रकाश व तापमान आवश्यकताएं, यानी जो सीड जर्मिनेशन है या बीज अंकुरण है उसके लिए जो प्रकाश है या प्रकाश की आवश्यकता जो है या लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक होती है, और जो तापमान की आवश्यकता है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो भी स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और लाइट, या हम कह सकते हैं एक विशिष्ट प्रकाश व तापमान की उपलब्धता होने पर ही, की अवेलेबिलिटी होने पर ही जो बीज है उसका अंकुरण हो सकता है, उसका जर्मिनेशन हो सकता है। तो अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है उसको, तो बीज का जो अंकुरण है वो नहीं होगा, तो सीड डोरमेंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट है इसमें शुष्क भंडारण आवश्यकताएं या ड्राई स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हम बीजों को ड्राई कंडीशंस में रखते हैं, सीड्स को अगर हम शुष्क अवस्थाओं के अंदर रखते हैं, तो बीज का अंकुरण कब होता है? जब उसको मॉइस्चर मिलती है या नमी मिलती है। तो अगर हम उसको ड्राई कंडीशंस में रखेंगे, शुष्क अवस्थाओं के अंदर रखेंगे, तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या रेस्पिरेशन वगैरह है वो स्टार्ट नहीं होगा, और जब वो स्टार्ट नहीं होगा तो बीज का अंकुरण या सीड का जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बीज प्रसुप्तावस्था या सीड डोरमेंसी बनी हुई रहती है। कुछ प्लांट्स या पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज प्रसुप्तावस्था यानी सीड डोरमेंसी जो होती है, उसका जो नेचुरल पीरियड है या उसका प्राकृतिक काल जो है वो बहुत ही अधिक लंबा होता है ना, यानी कई वर्ष तक जो सीड डोरमेंसी है वो बनी हुई रहती है। अब हम चाहते हैं कि ये जो सीड डोरमेंसी है या बीज प्रसुप्तावस्था है इसको तोड़ा जाए, और जो बीज है वो आसानी से अंकुरित हो जाए, या सीड जो है वो इजीली जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बीज को आसानी से जर्मिनेट करवाने के लिए उसके अंदर से भ्रूण को निकाल सकते हैं, है ना। भ्रूण को निकाल के उसको कृत्रिम माध्यम के ऊपर जर्मिनेट करवा सकते हैं, अंकुरित करवा सकते हैं और नया पौधा डेवलप कर सकते हैं। तो भ्रूण संवर्धन के द्वारा या एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा ये जो ऊपर प्रॉब्लम्स आई हैं या समस्याएं आई हैं, इनको आसानी से हम लोग निवारण कर सकते हैं या इनका ओवरकम किया जा सकता है। तीसरा है जनन चक्र को छोटा करना, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर ट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से या नेचुरली जो जनन चक्र है यानी जो उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बहुत ही अधिक लंबा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसका मतलब कई वर्षों में एक बार वो उसका उनका जो जनन चक्र है वो कंप्लीट होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल उनका कंप्लीट होता है। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है बीज प्रसुप्तावस्था के कारण, यानी कि सीड डोरमेंसी के कारण। ठीक है, जिसके लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। एक तो होता है बीज जोल, यानी कि जो सीड कोट होगा, जो कवर होगा बीज का, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, और हार्ड होने की वजह से बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। दूसरा है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या करता है? अभी एंडोस्पर्म वो कंटिन्यूअसली भ्रूण या एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट है या न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता रहता है, जिससे बीज को अंकुरित होने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो जीवन चक्र, जनन चक्र है या रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो जाता है या लंबा हो जाता है। तो ऐसे जो बीज होते हैं या ऐसे जो सीड होते हैं उनसे हम लोग भ्रूणों को निकाल सकते हैं, एम्ब्रियोज को रिमूव कर सकते हैं आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से, और माध्यम के ऊपर संवर्धित कर सकते हैं या कल्चर कर सकते हैं मीडियम के ऊपर, जिससे क्या होता है अभी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम समय के अंदर नए पौधे या न्यू प्लांट्स जो हैं उनको डेवलप किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रीडिंग साइकिल या जनन चक्र को छोटा या शॉर्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू की हेल्प से। उदाहरण या एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हॉलीज, हॉलीज क्या होता है? ये एक क्रिसमस सजावटी पौधा है, यानी क्रिसमस का जो त्यौहार आता है उसमें हम लोग सजावट के लिए हॉलीज जो प्लांट है उसको यूज करते हैं। तो हॉलीज जो प्लांट है ये बीज अंकुरण के द्वारा अगर अपना लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कंप्लीट करे
तो इसको 3 वर्ष का समय लग जाता है, यानी कि 3 years इसको लग जाते हैं अपना जन्म चक्र या रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हम इसका भ्रूण संवर्धन या एम्ब्रियो कल्चर करवा लें तो हम लोग 2 से 3 सप्ताहों में ही, है ना, 2 to 3 weeks में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो संतति पौधे हैं या प्रोजेनी प्लांट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है या अनुप्रयोग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी बीज बंध्यता से बचाव, ओवरकमिंग सीड स्टेरिलिटी। तो कुछ प्लांट स्पीसीज या पादप जातियां ऐसी होती हैं जो बंध्य बीज उत्पन्न करती हैं, यानी स्टेराइल सीड प्रोड्यूस करेंगी, उन बीजों का कभी भी अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, जो कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं, यानी उनका कभी भी जर्मिनेशन नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्लांट्स का नाम सुना होगा, जैसे चेरी का प्लांट है, एप्रिकॉट का प्लांट है, इसके अलावा प्लम का प्लांट है। ठीक है, इन तीनों प्लांट्स की जो शीघ्र पकने वाली किस्में होती हैं, यानी कि जो अर्ली मैच्योरिंग जो वैरायटीज होती हैं, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ये किस्में बंध्य बीज या स्टेराइल सीड डेवलप करती हैं। ठीक है, जो बीज बंध्यता है या सीड स्टेरिलिटी होती है वो अधिकतर अपूर्ण भ्रूण विकास से संबंधित होती है या इमेच्योर या इनकम्प्लीट एम्ब्रियो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। इसका मतलब बीज के अंदर जो भ्रूण है वो पूरी तरह से मैच्योर या परिपक्व नहीं हो पाता है। ठीक है, वो इनएक्टिव या निष्क्रिय हो जाता है, इस वजह से बीज का अंकुरण या जर्मिनेशन कभी भी नहीं होता। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, अंकुरित हो रहा भ्रूण नष्ट हो जाता है, जो एम्ब्रियो है उसके अंदर, है ना, जब उसका जर्मिनेशन होगा या अंकुरण होगा तो उस टाइम पे वो नष्ट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब बीज जो है वो पौधे में डेवलप नहीं हो पाएगा। बंध्या बीजों से अपूर्ण विकसित भ्रूण को निकालकर, अब जो स्टेराइल सीड्स होते हैं उनके उनके अंदर क्या होता है, अपूर्ण विकसित भ्रूण होता है, इनकम्प्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, फिर उसको कृत्रिम माध्यम के ऊपर संवर्धित करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम पर उसका कल्चर करते हैं और संतति पौधे डेवलप करते हैं या विकसित करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेनी प्लांट्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक अनुप्रयोग या एप्लीकेशन रहता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।